हेलो एवरीवन। रिसेंटली अभी कल से ही इंडियन कोस्ट गार्ड के नाविक डीबी, नाविक जीडी और आपके यांत्रिक की जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड आज की इस वीडियो में उसी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ। लाइक इसके अंदर आपको अप्लाई कैसे करना है एंड ये चीज़ होती क्या है, नाविक डीबी नाविक जीडी जो चीज़ें हैं क्या। इसके अलावा इसका एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह क्या होता है, इसका एग्ज़ाम होगा कब, इसके लिए हमें एलिजिबिलिटी वगैरह क्या होने वाली है, यानी कि इसकी एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। इसके साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम हो उसका होगा कब, एंड इसमें एग्ज़ाम के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, एंड इसमें आपको सैलरी कितनी होती है, एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग का डिटेल के अंदर डिस्कशन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे जिससे कि आपका हर डाउट क्लियर हो सके। चलिए बात करते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड होता क्या है। देखिए आप सभी को पता होगा कि अपने इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ये भी एक अपनी मिलिट्री फोर्स होती है जो कि जैसे आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स की तरह ये भी एक मिलिट्री फोर्स होती है। इसको बोलते हैं हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड। बट थोड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि ये आपका आती हुई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। बट इसको हम मिलिट्री फोर्स नहीं बोलते हैं, बट हम पैरामिलिट्री भी इसको नहीं बोलते हैं, बट ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही आती है। इसका जो वर्क होता है वो इंडियन नेवी के पैरेलली इसका वर्क होता है। एंड इसका जो मेजरली वर्क होता है आपके जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं उसका प्रोटेक्शन के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड का वर्क होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर आपकी जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है इस टाइम पर प्रेजेंटली वो आपका होने वाला है नाविक का। अब ये नाविक क्या होता है, देखिए नाविक का मतलब होता है आपके, देखिए कोस्ट गार्ड के अंदर दो टाइप की वैकेंसीज होती हैं। एक होती है आपकी ऑफिसर लेवल की, एक होती है आपकी नॉन ऑफिसर कैटेगरी के अंदर। ऑफिसर की होती है उसे बोलते हैं हम लोग असिस्टेंट कमांडेंट, वो अलग होती है। एंड अभी जो वैकेंसी आई वो नॉन ऑफिसर कैटेगरी के अंदर है, इसको बोलेंगे हम लोग नाविक। बात क्लियर हुई। एंड अब नाविक के अंदर भी 3 वैकेंसीज आती हैं। मेजरली नाविक के अंदर 2 आती है, तीसरी अलग होती है। एक होती है नाविक डीबी, एक होती है नाविक जीडी। अब नाविक डीबी के अंदर जो बच्चे 10th पास होते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर आपका जो वर्क होता है वो नॉन टेक वर्क होता है। इसके अंदर आप कुक, हाइजीनिस्ट, इस सब आपको वर्क करना पड़ता है डीबी के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक ब्रांच। जो जीडी वाली वैकेंसीज होती है इसके अंदर आपको 12th पास की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इसके अंदर आपको जो वर्क होता है वो भी जनरल ड्यूटी होता है। इसका मतलब आपका वर्क शिप पे हो सकता है या तो फिर आपका कोस्टल एरियाज़ में मेजरली वर्क होता है। मेन इसका मतलब 12th की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी आपके साइंस स्ट्रीम से अपना 12th पास कर रखा हो तभी आप जीडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा वैकेंसीज और होती है, इसको बोलते हैं हम लोग यांत्रिक। इसके अंदर क्या होता है, इसके जो बच्चे डिप्लोमा करके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल से, वो लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं यांत्रिक पोस्ट के लिए। सो आइए अब आपको हर चीज़ क्लियर हो गई वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके आपको फॉर्म फिलिंग है वो आपकी कल से यानी कि 8 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। एंड इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो आपकी 22 सितंबर 2022 होने वाली है। सो आपको अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो आपको 22 सितंबर से पहले पहले अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म फिलिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। एंड एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, आपकी जो लास्ट डेट है वो शाम 5:30 बजे तक ही एलिजिबल होगी, तो उसका आप ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होने वाली है। सबसे पहली चीज़ आपको इंडियन होना चाहिए, उसके साथ ही साथ सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि गर्ल्स इसके लिए एलिजिबल नहीं होती हैं, सिर्फ मेल यानी कि सिर्फ बॉयज़ ही इसके लिए एलिजिबल होते हैं जो कि इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। वैकेंसीज 3 होती हैं इसके अंदर, एक होती है आपकी नाविक जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी, एक होती है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि नाविक डीबी, एक होती है आपकी यांत्रिक। चलिए अब बात करते हैं इसके अलावा इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर 3 वैकेंसीज होती है, तीनों की क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है। आपकी जो पहली वैकेंसीज होती है इसका बोलते हैं नाविक जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी। इसके लिए आपका 10+2 पास होना चाहिए, वो भी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के साथ। किसी भी बोर्ड से हो, कितने परसेंटेज उससे मैटर नहीं होने वाला, बट आपका 10+2 यानी कि आपका जो 12th है वो मैथमेटिक्स और साइंस फिजिक्स के साथ आपने कंप्लीट कर रखा हो। कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, आपने किस को बोर्ड से किया उससे कोई मैटर नहीं होने वाला, आपका 12th पास होना चाहिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ, तब आप जीडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, नाविक जीडी के लिए। इसके अलावा नाविक डीबी की बात करी जाए तो उसके लिए आपका सिर्फ 10th पास की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने 10th पास कर रखा है किसी बोर्ड से, कितने मार्क्स हैं उससे मैटर नहीं होने वाला, आपका 10th पास होना चाहिए, तब आप नाविक की डोमेस्टिक ब्रांच के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मैंने जैसा कि बताया था आपको स्टार्टिंग में, यांत्रिक के लिए वो लोग एलिजिबल होते हैं जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा हो। अगर आप यांत्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपका डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या आपका टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, या आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन स्ट्रीम के अंदर, तब आप यांत्रिक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सो आइए ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब बात करते हैं, देखिए इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी और भी डिप्लोमा है इन स्ट्रीम के अंदर तब भी आप यांत्रिक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इसको आप चेक कर सकते हैं अपनी
डिप्लोमा की डिग्री के अकॉर्डिंग। अब बात आती है मेंशन्स की एज लिमिट क्या होती है। सो उसकी जो एज लिमिट होती है वो आपकी 18 से लेके 22 साल तक इसकी एज लिमिट होती है, यानी कि इसकी जो मिनिमम एज होती है वो 18 साल होती है एंड आपकी जो मैक्सिमम एज होती है वो 22 साल तक होती है। बट आपकी जो एज काउंट होती है, आपकी जो एज लिखी होती है, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तब आपकी एज 18 हो या 22 से कम हो, ये होता है ट्रेनिंग स्टार्ट होने के लिए। इसके साथ ही अगर बात करें, अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एज लिमिट क्या होने वाली है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए चाहे किसी के लिए अप्लाई करना है, डीबी जीडी आंतरिक के लिए, सो उसके लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मई 2001 से लेके 30 अप्रैल 2005 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है या ये दोनों डेट ऑफ बर्थ भी हैं, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर हुई। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 मई 2001 से लेके 31 अप्रैल 2005 के बीच में आ रही है, तब आप इसकी एज लिमिट, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए इसकी एज लिमिट, इसकी जो एज लिमिट थोड़ा सा चेंज हुआ है, बिकॉज इनका जो साइकिल है वो चेंज हो चुका है। पहले इनकी ट्रेनिंग फरवरी में स्टार्ट होती थी, 1 अगस्त में स्टार्ट होती थी, बट अब इनकी ट्रेनिंग जो है वो एक बैच की होगी आपकी मई के स्टार्टिंग में, एक होगी आपकी नवंबर में। सो इसलिए आपके यहाँ पे एज लिमिट में भी काफ़ी डिफरेंस आया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर मैं इसका आपको रीज़न बताऊँ, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ट्रेनिंग होती है वो नेवी के पैरेलल लेवल के नेवी के साथ ही होती है। सो नेवी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, सो एज इक्वल टू एज इसी तरीके से अपना कोस्ट गार्ड ने पैटर्न चेंज कर दिया। वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे, बट आपके जो नेवी के अंदर हुआ क्या है कि अग्निवीर का सिस्टम आ गया, अग्निपथ स्कीम के थ्रू वैकेंसीज फुल होंगी, बट इसके अंदर कोई भी अग्निपथ स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने वाला है। इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करें इसका मतलब वैकेंसीज कितने होने वाले। उससे पहले एक और चीज़, अगर आप SC ST कैटेगरी से आते तो आपको 5 साल की छूट मिलती है एज के अंदर, OBC वालों को 3 साल की छूट मिलती है एज के अंदर, तो इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसीज कितनी इसके अंदर होने वाली है। तो उसके वैकेंसीज काफ़ी कम होती हैं एज़ कम्पेयर अदर मिलिट्री फोर्सेज, तो वैकेंसीज कम होती हैं। अगर बात करें नाविक GD की, तो उसके अंदर सिर्फ 225 वैकेंसीज होने वाली है, ओनली 225 वैकेंसीज होने वाली नाविक GD के लिए। एंड बात करें नाविक DB के लिए, तो इसके अंदर वैकेंसीज आपके मात्र 40 होने वाली, जो कि काफ़ी कम है, इसलिए इसका कंपटीशन ज़्यादा इसमें होता है। नाविक GD की वैकेंसीज 225 है, नाविक DB के मात्र 40 है। इस तरीके से यांत्रिक के अंदर मैकेनिकल की अलग है, इलेक्ट्रिकल के अलग है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग है, 16 है, मैकेनिकल के अंदर 10 है, आपके इलेक्ट्रिकल के अंदर आपके सिर्फ 9 वैकेंसीज हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। सो आपके ये वैकेंसीज हो गई। अब बात करते हैं इसके अलावा आपके सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होता है इसके अंदर। सो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो आपका 4 स्टेज के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपका होता है स्टेज 1, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटन एग्जामिनेशन। क्या होता है आपका स्टेज 1 के अंदर, आपका होता है रिटन एग्जाम, जो कि आपका ऑनलाइन होता है। उसके बाद आपका स्टेज 2 होती है, जो कि आपका होता है फिजिकल टेस्ट, इसका आपका सिर्फ फिजिकल होता है। देन आपका स्टेज 3 होता है, जो कि होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। देन आपकी होती है स्टेज 4 के अंदर मेरिट लिस्ट, जो कि आपकी फाइनल मेरिट आती है। ये आपका पूरा स्टेज 4 स्टेज में कंप्लीट होता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए इसमें होता क्या है, एक नई चीज़ इसके अंदर होती क्या है कि हर स्टेज की कट ऑफ अलग अलग होती है। अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई करें तो उसकी कट ऑफ अलग होगी, स्टेज 2 की कट ऑफ अलग होगी, स्टेज 3 की कट ऑफ अलग होगी, अब स्टेज 4 में पहुंचे तब इसकी कट ऑफ अलग होगी। तो इस तरीके से हर स्टेज पे आपकी कट ऑफ भी क्वालिफाई करनी पड़ती है। एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ साथ आपकी स्टेज 2 क्वालिफाई करने के साथ साथ इसमें कट ऑफ बनती है स्टेज 2 के बाद भी, तो उसको भी क्वालिफाई करनी पड़ती है। हालांकि स्टेज में कोई मार्क्स होते नहीं है, बट स्टिल आपके स्टेज 1 के बेसिस के ऊपर ही कट ऑफ बनाई जाती है स्टेज 2 के अंदर भी। तो उसका आपको ध्यान रखना है कि आपके स्टेज 1 का जो मार्क्स काफ़ी अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं, तो उसके अंदर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लगने पड़े, तभी आप इसमें आगे फाइनल सिलेक्शन आपका हो पाएगा। तो उसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर आपका स्टेज 1 जो होती है वो आपके, जैसा कि मैंने बताया आपको होता है रिटन एग्जामिनेशन। तो उसके अंदर होता क्या है, देखिए रिटन एग्जामिनेशन में आपको पैटर्न बात करेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाले। सो आपके स्टेज 1 के अंदर आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपका जब एग्जाम देने जाएंगे वो सब चीज़ें आप एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं, वो चीज़ें बात की बात है, बट आपको अभी जानना है कि एग्जाम में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने के टाइम में रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं इसके अलावा एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। देखिए इसका तो पैटर्न होता काफ़ी डिफरेंट होता है बाकी एग्जामिनेशन के। ठीक, अब इसके अंदर वैकेंसीज जैसे मैंने बताया कि 5 टाइप की वैकेंसीज होने वाली है। नाविक DB की अलग है, नाविक GD की अलग है, यांत्रिक की अलग है, इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की है, मैकेनिकल की। सो नाविक DB का जो पेपर होता है वो इसको बोलते हैं सेक्शन 1, जो कि सभी के लिए कंपलसरी होता है। देखिए सभी में लिखा हुआ सेक्शन 1 सेक्शन 1 सेक्शन 1 सेक्शन, यानी कि आपको जो नाविक DB का एग्जाम होता है इसे बोलते हैं सेक्शन 1, सभी के लिए कंपलसरी हो, चाहे किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। सो इसके अंदर होता कि आपका सेक्शन 1 का एग्ज़ाम होता है, जो कि नाविक DB के लिए होता है। इस तरीके से नाविक GD के अलावा करें तो आपको सेक्शन 1 तो देना पड़ेगा, उसके साथ ही साथ आपका सेक्शन 2 भी देना पड़ेगा।
इस तरीके से आपका हर एग्ज़ाम का सेक्शन अलग अलग होता है। सेक्शन 3 होगा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए, 4 होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, एंड बाकी 5 होगा मैकेनिकल के लिए। चलिए अब बात करते हैं इसका पैटर्न क्या होता है एग्ज़ाम का। देखिए सेक्शन 1 के अंदर होता क्या है, जो कि सभी के लिए कंपलसरी होता है। इसके अंदर आपके आते हैं टोटल 60 मार्क्स होते हैं, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 यानी कि 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है, एंड आपको जो टाइम मिलता है वो 45 मिनट का टाइम मिलता है। एंड इसके अंदर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यह काफ़ी अच्छी चीज़ इसके अंदर होती है कि इसके अंदर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो निगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपकी होती है। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, आपका 40 मिनट टाइम मिलता है, बट आपको टाइम का ही खेला इसके अंदर होता है। अगर आपके पास टाइम की स्पीड अच्छी है तभी आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। टाइम का अच्छा खासा इसके अंदर रोल होता है। आपको 45 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके MCQ बेस्ड होते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको एक चूज़ करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। इसके जो पैटर्न के अंदर आपके 5 सेक्शन आते हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसके अंदर आपके मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 10 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं, आपके जीके के भी 5 क्वेश्चन आते हैं। सो इस तरीके से आपको टोटल 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसके लिए आपको 30 मार्क्स गेन करने पड़ते हैं एग्जाम पास करने के लिए। उसको कट ऑफ अलग, उसके बाद कट ऑफ जो अलग बनती है, बट आपको एग्जाम पास होने के लिए एटलीस्ट 30 मार्क्स लाने पड़ते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों को, EWS को, OBC को, SC ST को 27 मार्क्स लाने पड़ते हैं। उसके साथ ही साथ कट ऑफ आपकी अलग बनाई जाती है। इसके अलावा बात करी जाए आपका सेक्शन सेकंड के अंदर क्या होता है, जो कि नाविक GD वालों के लिए होता है, यानी कि जो लोग 12th पास के वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए होता है सेक्शन सेकंड। इसके अंदर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है। टाइम मिलता है आपको 30 मिनट का। यहाँ पर भी टाइम का ही मेन रोल होता है। आपको 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, जो कि आपके अगेन MCQ बेस्ड होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के लिए होता है। टाइम आपको 30 मिनट का मिलता है। इसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं, आपको 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैथमेटिक्स आती है वो उसे बोलती वाली आपकी टेक्निकल मैथ जो होती है वाली मैथ्स यहाँ पूछी जाती है, जो कि आप लोग 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। वाली 12th वाली मैथमेटिक्स यहाँ पे पूछी जाती है। 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के सेक्शन सेकंड के अंदर आते हैं, जो लोग GD के लिए अप्लाई करते हैं उन्हीं के लिए होता है। सो इस तरीके से आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन सेकंड का, थर्ड का भी, फोर्थ का, फिफ्थ का भी। अगर आप इलेक्ट्रिकल्स का अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल, तो उसके लिए यहाँ पे उनका पैटर्न होता है। ठीक है, सो आइए ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इसके अलावा स्टेज 2 में क्या होता है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, कट ऑफ बने जाती है, कट ऑफ के अगर नंबर आपके एबव होंगे देन आपका स्टेज 2 का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो स्टेज 2 में आपका 3 टास्क होते हैं मेजरली। सबसे पहले आपकी होती है रनिंग, जो कि 1.6 किलोमीटर की होती है, जो कि आपको 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद आपको 20 स्क्वाट्स लगाने पड़ते हैं आपको, जिसको हम बोलते हैं उठक बैठक, एंड आपका 10 पुशअप्स भी लगाने पड़ते हैं। सो इस तरीके से आपका 3 टास्क होते हैं। आपके फिजिकल एग्जामिनेशन में, PFT में, देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में, तीनों टास्क को आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके अंदर कोई भी आपकी मार्क्स नहीं होते हैं, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। नो मार्क्स, यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं दिया, आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना पड़ता है। रनिंग होती है, स्क्वाट्स एंड पुशअप्स इसके अंदर होते हैं। रनिंग आपको होती है 1.6 किलोमीटर की, जो कि आपको 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अब बाकी चीज़ें पता है मेडिकल में, आपको आगे बताऊंगा मेडिकल में क्या क्या प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं आपको इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि है joinindiancoastguard.cdec.in। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर जाकर आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसके जो फॉर्म फिलिंग आपकी 8 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, एंड आपकी लास्ट डेट आपकी 22 सितंबर होने वाली है। सो आप अगर इसमें इंटरेस्ट हो तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। बट इसको ध्यान रखिए, आपको डॉक्यूमेंट्स का इसमें अच्छा खासा रोल होता है। आपको डॉक्यूमेंट्स सही से ना अपलोड कर देना। आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। देखिए अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स के अंदर होती है। सबसे पहले एक और चीज़ समझ जाता है, आपको इसके अंदर फीस भी पे करनी पड़ती है। आपको 250 रुपये फीस पे करनी पड़ती है। जो लोग OBC कैटेगरी से आते हैं या जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 250 रुपये फीस पे करनी पड़ती है। बाकी किसी SC ST वालों को कोई भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ फीस OBC वालों को, जनरल कैटेगरी वालों को ही फीस पे करनी पड़ती है, कि 250 रुपये होती है। इसके अलावा बात करें आप एग्जाम सिटी, आपको 5 सेंटर चूज़ करने पड़ते हैं। आप उसमें आपको अपने अकॉर्डिंग अपने शहर का नियरेस्ट कोई भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपका एग्जामिनेशन होगा कब। आपको जो एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड किया गया है आपका स्टेज 1 का, यानी कि आपको जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो आपका मिड या एंड नवंबर में शेड्यूल्ड किया गया। यानी कि मान सकते हैं आपका एग्जामिनेशन जो है वो 15 से लेके करीब 15 से लेके आपका 30 नवंबर के बीच में आपका एग्जामिनेशन करवाया जाएगा स्टेज 1 का, जो कि होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन आपका नवंबर में होने वाला है, जो कि 15 से 30 नवंबर के बीच में होने वाला है। इस तरीके अब आपके जो फिजिकल फेज़ 2 होगा वो आपका
एंड जून में होगा, यानी कि जनवरी में करवाया जाएगा, एंड जैन में, ना कि जून एंड जैन, यानी कि जनवरी में आपका फेज़ 2 करवाया जाएगा। सो आपको डेट भी पता चल गई। अब बात करते हैं आपका रिजल्ट वगैरह, तो चीज़ बात की बात है, बट आपको अब मेन चीज़ जानना है डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट। से पहले जान लेते मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। इसके अंदर आपकी हाइट की जो रिक्वायरमेंट होती है, मेन चीज़ काफ़ी बनता है हाइट का। तो आपको जो हाइट की रिक्वायरमेंट इसके अंदर होती है, आपको मिनिमम 157 सेंटीमीटर की हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, आपको 157 सेंटीमीटर की हाइट की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही साथ आपका चेस्ट जो है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर आप एक्सपेंड कर सके। आपका जो वेट है वो आपका हाइट के प्रपोर्शन में ही हाइट के प्रपोर्शन में आपका वेट होना चाहिए। आपकी हियरिंग जो नॉर्मल होनी चाहिए। मेन चीज़ आपकी आती है हाइट की। आपकी हाइट जो 157 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मिनिमम हाइट होती है। अब बात करते हैं इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी कोस्ट गार्ड स्ट्रिक्ट होता है, सो काफ़ी बच्चे डॉक्यूमेंट्स में आउट हो जाते हैं। सो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। गिव मी 1 मिनट, आई विल जूम। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंट्स की बात कीजिए, डॉक्यूमेंट्स सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना होता है, अपना जो आपका जो 10th की मार्कशीट है वो रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप डीबी के लिए अप्लाई करेंगे सभी कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा 12th की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आपको डिप्लोमा के लिए अप्लाई करें, सब डिप्लोमा की मार्कशीट की भी रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी जो होती है वो कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST या OBC से आते हैं, सो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगने वाला है, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। इसमें काफ़ी बच्चे आउट होते हैं, क्योंकि कोस्ट गार्ड के अंदर काफ़ी बच्चे डॉक्यूमेंट्स में आउट हो जाते हैं। सो उसका भी आपको ध्यान रखना है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट अलाउ नहीं होता है, जो कि सिर्फ SC ST वालों के लिए ही होता है। SC ST व OBC वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी किसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपकी होती है फ़ोटो। आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपकी रिसेंट में ही खिंची होनी चाहिए। एंड उस फोटो के अंदर आप स्लेट पकड़ के फ़ोटो खिंचवाएं, यानी कि आपकी जो पोर्ट्रेट होती है, आपकी जो पोर्ट्रेट तरीके स्लेट जो होती है, ब्लैक वाली स्लेट, उसको पकड़ के आपको फ्रंट में फ़ोटो खिंचवानी है। उसके ऊपर आपका नाम लिखा हो कैपिटल लेटर्स में, आपकी डेट ऑफ फोटो मेंशन की गई हो उस स्लेट के ऊपर, तो उसको पकड़ के आपको फ़ोटो खिंचवानी है। आपकी जो फ़ोटो वो रिसेंट में ही खिंची होनी चाहिए, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो इन 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप फॉर्म फिल करें, सो मेक श्योर करिएगा आपको कोई गलती ना करें फॉर्म फिल करते। कोई भी एक अगर आप स्पेलिंग की मिस्टेक करें तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा, तो आपका स्टेज 2 में आउट कर दिए जाएंगे। सो आपको ध्यान से फॉर्म फिल करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करिएगा। एक मार्क्स की भी एक आपकी लेटर की भी, उसको ध्यान में रखिएगा। सो वही आपकी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आती बेंचेस आपकी इसके सैलरी वगैरह क्या होती है। आपका अगर आप बात करें सैलरी की, कोई सैलरी जो होती है आपके लेवल 3 की सैलरी होती है, जो कि आपको 21,700 रुपये आपको सैलरी मिलती है, जो कि आपके बेसिक पे होता है। चाहे आप GD के लिए अप्लाई करें, चाहे आप DB के लिए, दोनों की सैलरी एज इक्वल होती है 21,700। ये आपका क्या होता है, ये आपका बेसिक पे होता है। इसके अंदर आपके बहुत सारे अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आप क्या हो गया डियरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, HRA यानी कि डियर होम रेंट, बहुत सारे इसमें अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं। सब कुछ सैलरी इन हैंड आती है, वो ऑलमोस्ट आपकी 30,000 के अप्रॉक्सीमेट आपको सैलरी मिलती है आपको इन हैंड, अगर आप DB या GD के लिए अप्लाई करते हैं। भाई बात करें अगर यांत्रिक वालों के लिए, यांत्रिक वालों की सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोग टेक्निकल ब्रांच में होते हैं। इनके जो सैलरी वो लेवल 5 की होती है। जो आपकी जो बेसिक पे इसके अंदर होता है वो आपका 29,200 होता है। इसके अंदर बहुत सारे अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आपकी जो सैलरी इन हैंड आती है वो आपकी ऑलमोस्ट 40,000 के अप्रॉक्सीमेट आपको सैलरी मिलती है इन हैंड एज अ यांत्रिक की पोस्ट के ऊपर। ठीक है, सो ये भी चीज़ आपको अब क्लियर हो गई होगी। सो मैंने आपको हर चीज़ क्लियर करने की पूरी कोशिश करी। सो आई होप आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आती मेन चीज़, आपको इसके अंदर इसकी प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। प्रिपरेशन करने के लिए टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक क्या है, टेक्स्ट बुक आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की। अगर आप टेक्स्ट बुक से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वहाँ उनके मॉक टेस्ट भी होते हैं और उनकी वहाँ कोर्सेज भी होते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या तो फिर भी कोर्सेज भी वहाँ परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज़ करेंगे textbook.com से, या कोई भी मॉक टेस्ट परचेज़ करेंगे, मॉक सीरीज़ परचेज़ करेंगे, देन अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे H6XVHN, देन आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। सो इस कोड का यूज़ करके आप textbook.com से अपने मॉक टेस्ट परचेज़ कर सकते हैं, प्रिपरेशन को नया बूस्ट दे सकते हैं। सो आइए अब इसमें इंटरेस्ट होगा तो वहाँ से ज़रूर से मॉक टेस्ट परचेज़ कर लीजिएगा। इस कोड का यूज़ करने के आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। सो आइए आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने आपको हर चीज़ क्लियर करने की पूरी कोशिश करी होगी।
डिटेल्स के अंदर। सो आइए, आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अपने वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे वीडियो का ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। जिन लोगों को पता नहीं कोस्ट गार्ड होता क्या है, उनके साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सो फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर चैनल पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से वीडियोस प्रोवाइड करवाता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। सो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पूरी हर चीज़ जाननी है कोस्ट गार्ड के बारे में तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब। मैं आपको अपकमिंग डेज के अंदर वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँ कोस्ट गार्ड के ऊपर हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। सो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।